प्रकाश के तीसरे लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या किस दर्पण में कितनी होगी। ठीक है। यदि यदि दो चीजें इसमें हमको देखना है। पहला केस तो ये होता है कि जब क्वेश्चन पूछता है समरूपता के आधार पर, जब क्वेश्चन पूछता है समरूपता के आधार पर और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है असमरूपता के आधार पर। जब प्रश्न समरूपता के आधार पर पूछा जाता है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, उस कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से निकाली जाती है। ध्यान ये भी देना है कि प्रतिबिंबों की संख्या सम या फिर विषम कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि असमरूपता की कंडीशन बोल रहा है तो असमरूपता की स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा और हमेशा विषम आएगी। प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा हमेशा विषम आएगी। तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हमने बात करी प्रतिबिंबों की संख्या समरूपता के आधार पर, उसके लिए फॉर्मूला फिक्स है। उसके लिए फॉर्मूला फिक्स है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या असमरूपता के आधार पर तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला यूज करना है 360 अपॉन थीटा। अगर 360 अपॉन थीटा यूज करने के बाद प्रतिबिंबों की संख्या विषम आई है तो ठीक है, और अगर विषम नहीं आ रही है तो उसमें से एक हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि 360 अपॉन थीटा माइनस 1 और 360 अपॉन थीटा। दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। अब दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि समरूपता के आधार पर, किस आधार पर? समरूपता के आधार पर। तो समरूपता के आधार पर हमको पता है कि कौन सा कोण होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यदि दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 कर देंगे तो 12 × 36 और 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 360 अपॉन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा की बात करेंगे तो 360 अपॉन थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे 120, कितना आएगा 3। अब हमको इस पे रुक जाना है और चेक करना है क्या ये सम है या विषम है। यदि ये सम संख्या है तो हमको एक माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अपने आप यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री पर रखा गया है। समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। अब समरूपता के आधार पर अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से ज्ञात करेंगे। तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे विषम आया है
तो हमको ध्यान ये भी देना है कि चाहे सम आए चाहे विषम आए, अगर समरूपता के आधार पर पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री पर रखा गया है, असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। अब पूछ रहा है असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। असमरूपता के आधार, असमरूपता के दो फॉर्मूले होते हैं, 360 अपॉन थीटा और 360 अपॉन थीटा माइनस 1। सबसे पहले हम करेंगे 360 अपॉन थीटा से, तो 9 चौको 36, तो 4 आ जाएगा। तो 4 तो सम है लेकिन असमरूपता में विषम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसी से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और आते हैं समतल दर्पण से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है, इसका फोकस क्या होता है। तो देखिए, एक समतल दर्पण रखा हुआ है, अगर हम इस समतल दर्पण में एक रे को इंसिडेंट कराते हैं तो टकराने के बाद हमको ये नहीं पता चलता कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ तक जाती है। ये वहाँ तो जरूर दिख जाती है जहाँ पे कोई चीज़ हमको मिल जाती है। सपोज दैट यहाँ पे हम एक दीवार लगा दें, तो दीवार में है, यहाँ पे मान लीजिए दीवार से अगर इसके टकराते हैं, ठीक है, बचपन में हम सभी ने किया है आईना लेकर सूरज की रोशनी को इधर उधर पहुँचाने का काम। अब अगर हम इसको कहीं पे एक सरफेस दे देते हैं तो सरफेस पे दिख जाती है, लेकिन अगर सरफेस ना दें तो इसका फोकस अनंत तक जाता है, इसका फोकस अनंत तक जाता है। और जब इसका फोकस अनंत तक जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अच्छा, समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है। अब समतल दर्पण की शक्ति होती है कितनी, शून्य होती है, क्षमता शून्य होती है। और समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, देखो भैया, त्रिज्या होती है सर्कल का, अगर सर्कल का एकदम सबसे छोटा पार्ट काटा जाएगा, सबसे छोटा पार्ट काटा जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन की त्रिज्या हमेशा इनफाइनाइट होती है। इसीलिए हमको ध्यान क्या रखना है, फोकस दूरी इनफाइनाइट, फोकस दूरी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी, नंबर 1। नंबर 2, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए, अब समतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो समतल दर्पण का उपयोग जनरली हम लोग अपने घरों में करते हैं, बाथरूम मिरर के रूप में करते हैं, पेरिस्कोप में, पनडुब्बी में करते हैं, और कह लिया आइडोस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप क्या है, जैसे हम पनडुब्बी में नीचे डूबे रहते हैं, समुद्र के अंदर जब पनडुब्बियां होती हैं, लेकिन अगर हमको बाहर का दृश्य देखना है तो एक पेरिस्कोप यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम उससे पानी के ऊपर का व्यू बड़ी आसानी से देख सकते हैं। उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता का मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि कितने गुना कोई भी वस्तु प्रतिबिंब में दिखेगी। अगर आवर्धन क्षमता 3 है, मतलब कि 6 फीट की वस्तु है तो 18 गुना दिखेगी। ठीक है, 18 फीट की दिखेगी। ठीक है, 3 गुना 18 फीट। अगर 1 है तो सेम साइज की दिखेगी, आधी है तो 3 फीट की दिखेगी। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई को अगर हम आवर्धन क्षमता से गुणा कर देंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई गुणे आवर्धन क्षमता।
यदि अपवर्तन क्षमता 3 है और वस्तु की ऊंचाई 6 है तो प्रतिबिंब 18 फीट का दिखेगा। ठीक है, प्रतिबिंब 18 फीट का दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित करती है। एग्जाम्पल, ठीक है, लाल रंग की वस्तु, लाल रंग की वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाल को वो परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बाकी के सारे रंगों को वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु काले रंग की कब दिखाई देगी? वस्तु काले रंग की तब दिखाई देगी जब जब वह सभी रंगों को, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगी। कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो कैसे दिखाई देगी? और दूसरी बात, कोई भी वस्तु सफेद कब दिखाई देगी? तो देखो, सफेद कॉम्बिनेशन है। सफेद क्या है? सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो सफेद कलर तब दिखाई देगा जब जब सारे रंगों को वो क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। ठीक है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं कि दो कलर को मिला के तीसरा कलर हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर लाल गुलाब है, उसको हरे कांच से देखेंगे तो हमको काला दिखाई देता है, और प्रकाश संश्लेषण सबसे कम हरे रंग में होता है और सबसे ज़्यादा लाल व नीले के मिश्रण में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमाने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, घुमाने का काम इसमें ये कर रहा है कि हम लोग सब समझ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, हम जानते हैं कि पेड़ों की पत्तियां खाना बनाती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट पेड़ की पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश का जो संश्लेषण है सबसे कम कहाँ होता है? हरे रंग में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जिस माध्यम से आए, दर्पण से टकरा के अगर उसी माध्यम में पुनः लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। कल की क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।